नमस्कार दोस्तों, आइए आज बात करते हैं दिमागी नक्सल के ऊपर में। जो लाल किला पर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि दिमागी नक्सल क्या है। आज दिमागी नक्सल के ऊपर में बात करते हैं। आखिर दिमागी नक्सल किसे गया। आप लोगों ने अर्बन नक्सल, जंगल वाला नक्सल का नाम सुने होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया गया। आखिर दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल क्यों करना। पृष्ठभूमि पे पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराया। चलिए छोड़िए, तो तिरंगा फहराया सब आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन एक शब्द बोला गया नक्सल, दिमागी नक्सल। आखिर क्यों बोला गया? क्योंकि जो नक्सल होता है वो तो हथियार वाला होता है, हम लोग यही सुनते हैं, लेकिन अब उसे दिमागी नक्सल का नाम दिया गया जैसा कि चर्चा में है। तो आखिर उसे क्यों बोला गया, ये समझने की बात करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने एक नया वाक्यांश गढ़ा, यानी कि अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ बोला। क्या बोला कि हथियारी नक्सल तो चले गए, यानी कि जो भी हथियार से, गोली से, बम से, बंदूक से जो भी नक्सली अपना काम करता था, अपने घटना को अंजाम देता था, वो तब खत्म हो चुका है, चले गए। लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी मौके की तलाश में। उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी में देश को आगे बढ़ने के लिए इन दिमागी नक्सल को पहचानना और उन्हें अलग थलग करना जरूरी है। यह भी जोड़ा कि वैचारिक स्तर पर काम करने वाले ऐसे तत्व हथियारबंद नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, यानी कि समाज को कमज़ोर करता है जो दिमागी नक्सल होता है। खैर, दिमागी नक्सल का भी कोई परिभाषा निकल के नहीं आया है कि दिमागी नक्सल आखिर किसे कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। दिमागी नक्सल अभी चर्चा में है, जो लाल किले पर से बोला गया है, इसलिए चर्चा में है। हथियार और नक्सल चला गया। गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी व्यक्ति, संगठन या दल का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। दिमागी नक्सल शब्द जोड़कर एक सामान्य श्रेणी की तरह इस्तेमाल किया, जिसका सटीक दायरा उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। यानी कि प्रधानमंत्री ने जो ये दिमागी नक्सल बोला है उसका एक परिभाषा नहीं है, किसे बोला है उसका नाम भी नहीं लिया। किसी व्यक्ति, किसी राज्य, किसी देश, किसी जिला, किसी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन जो उस तरह के लोग हैं वो अपने आप को दिमागी नक्सल बताने लगे हैं। सोशल मीडिया में खुद को ट्रेंड कराने लगे हैं कि मैं एक गर्व वाला प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक दिमागी नक्सली हूँ। ऐसा कुछ लोग, जो भी नहीं बोला जाता है कि जो अंदर रहता है, कुछ बात जब निकलता है तो बाहर निकल, सभी आदमी सोशल मीडिया में आकर ट्रेंड कराने लगे कि हाँ मैं नक्सली हूँ, ये दिमागी नक्सली हूँ। और प्रधानमंत्री ने तो किसी का नाम नहीं लिया। और अब ये भी जो है कि उन लोग का जो भी विचारधारा होता है, जो विचार देता है, उन लोग ये भी नहीं देखते हैं कि देश का अभी विकास चल रहा है, सरकार का क्या इरादा है, हम सरकार के साथ चलें। हाँ, जहाँ पर लगे कि विरोध करना ज़रूरी है वहाँ विरोध करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सरकार के हर चीज़ में हम लोग विरोध करते रहें। और दिमागी नक्सली का कुछ लोग तो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था, उससे इसका डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा है कि जब ये हुआ, क्योंकि देश की सरकार को अभी तक तो कोई नहीं झुकाया था, पर किसी मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं मांगा था। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफ़ा मांगा, देर से ही सही चलो, लेकिन इस्तीफ़ा तो आ गया। तो इसीलिए प्रधानमंत्री बोलने लगे कि दिमागी नक्सल, शायद ये भी हो सकता है। दिमागी नक्सल शब्द का अर्थ क्या है? दिमागी नक्सल कोई कानूनी, संवैधानिक या आधिकारिक परिभाषा वाला शब्द नहीं है। यह एक राजनीतिक वैचारिक मुहावरा है जो अर्बन नक्सल शब्द की अगली कड़ी के रूप में सामने आया, जहां अर्बन नक्सल शब्द वर्षों से भाजपा और उनके समर्थकों द्वारा उन शहरी बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और आलोचकों के लिए इस्तेमाल होता रहा जिन पर नक्सलवादी विचारधारा से सहानुभूति रखने या उसे वैचारिक समर्थन देने का आरोप लगाया जाता रहा है। वहीं दिमागी नक्सल उसी अवधारणा को आगे बढ़ाता है। यानी कि कहने का मतलब कि अब आज जिसे दिमागी नक्सली कहा जा रहा है, कल तक उसे क्या अर्बन नक्सली कहा जाता था। बस इसी का एक शब्द को आगे बढ़ा दिया गया है, और कुछ लोग इस तरह का मान रहे हैं। इसका भी कोई सटीक विश्लेषण तो अभी नहीं है। फिर आगे है जो बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, आलोचकों के लिए इस्तेमाल होता रहा जिन पर नक्सली विचार को सहानुभूति। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हेडमा मारा गया, तो वो तो एक नक्सली था, हथियार वाला नक्सली था, तो उसे कुछ लोग सहानुभूति दिखाने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और
हिडमा को लेकर कुछ लोग सहानुभूति दिखाने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिडमा देशभक्त था, समाज का सेवक था, ऐसा कुछ बताने लगा। जबकि वो तो सरकार की नज़र में नक्सली था। जब वो सरकार की नज़र में नक्सली था, उसे उसके बचाव में, उसके समर्थन में आ गया, तो सरकार उसे उस समय तक तो अर्बन नक्सल कहा जाता था। लेकिन अब एक नया शब्द आने के बाद उसे अब दिमागी नक्सल भी कहा जाएगा। किसको? हिडमा को नहीं, हिडमा के समर्थन में जो लोग हैं, उनके जो आसपास हैं, उनको अब दिमागी नक्सल कहा जाएगा। हिडमा जब मारा गया तो वो एक जंगल में मारा गया, तो कुछ लोग इसके समर्थन में आ गया। सरल शब्दों में सरकार समर्थक व्याख्या कि दिमागी नक्सल का मतलब है वो लोग जो हथियार नहीं उठाते हैं, जंगलों में नहीं रहते, बल्कि विश्वविद्यालयों, मीडिया, साहित्य, सामाजिक संगठनों और बौद्धिक मंचों के जरिए ऐसी विचारधारा फैलाते हैं जो संवैधानिक संस्थाओं, अदालतों, सुरक्षा बलों और सरकारों की नीतियों के प्रति अविश्वास और असंतोष पैदा करती हैं। उसे दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। किसे? कि जो लोग हथियार नहीं उठाता, यानी कि उसके पास बंदूक नहीं होता, लाठी पहना नहीं होता है, और खुलकर देश विरोधी ताकतों के बीच अपना समर्थन दे देता है, राष्ट्र विरोधी ताकत के बीच अपना समर्थन दे देता है, और जंगल में भी नहीं रहता है। यानी कि कुछ जो हम जिस नक्सली को हम जानते हैं वो तो जंगल में रहता है, लेकिन जो ये अर्बन नक्सली है, दिमागी नक्सली, वो जंगल में भी नहीं रहता है, हम ही लोग के बीच, आप लोग के बीच में ही रहता है। फिर है कि विश्वविद्यालयों, मीडिया, साहित्य, सामाजिक संगठनों, बौद्धिक मंचों के जरिए ऐसी विचारधारा फैलाते हैं। कहीं कोई यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ चला जाएगा, देश विरोधी ताकत, राष्ट्र विरोधी ताकत बोलने लगेगा। फिर आगे है मीडिया के माध्यम से राष्ट्र विरोधी ताकत उजागर करने लगेगा, अदालतों के माध्यम से ऐसा वैसा फैसला देने लगेगा, सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास पैदा करने लगेगा। इस तरह से प्रधानमंत्री का सार यह था कि बंदूक वाला नक्सलवाद तो कमज़ोर पड़ चुका है, लेकिन सोच या विचारधारा वाला नक्सलवाद अब भी सक्रिय है, और यह ज़्यादा खतरनाक है इसलिए कि क्योंकि यह दिखाई नहीं देता, कानून की सीधी पकड़ में नहीं आता, और लंबे समय तक जनमानस को प्रभावित करते रहता है। यानी कि उस नक्सली को तो पहचानना आसान था, पुलिस, आम जनता, आम नागरिकों उसे पहचान लेता था, क्योंकि उसके पास हथियार होता था, वो जंगल में रहता था, समाज से कटा हुआ ज़िंदगी जी रहा था। यानी कि उस नक्सली को तो पहचानना बहुत आसान था, लेकिन इस नक्सली को, जो दिमागी नक्सली है, उसे हम पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बीच में ही रहता है, हम लोग के बीच में ही रहता है, काम करता है, ड्यूटी करता है, जॉब करता है, खेती किसान, दुकानदारी सब करता है। हम उससे पहचान नहीं सकते, बस उसका विचारधारा अलग होता है। वो जब कोई उस तरह का नक्सली का काम होता है, नक्सल से संबंधित, तो उसको अपना समर्थन देने लगता है, समाज के लिए जायज़ ठहराने लगता है। यह इशारा किसकी तरफ था? अलग अलग व्याख्या, यानी कि कहना बहुत मुश्किल है कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोला कि दिमागी नक्सली, ये इशारा किसके तरफ था? खुल करके तो नहीं बोला गया, किसी का नाम लेकर के तो नहीं बोला गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। इस दिमागी नक्सल किसकी तरफ इशारा है, इस पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग मतलब है। सब लोग अपने तरीके से, अपने अंदाज में इस शब्द को परिभाषित करेगा, इस शब्द का मतलब निकालेगा, अर्थ निकालेगा। और कौन क्या कह रहा है, आइए इस पर बात करते हैं। सत्ता पक्ष, भाजपा समर्थकों की व्याख्या। सरकार से जुड़े नेताओं के अनुसार, यानी कि जो भी बीजेपी का प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, उसने क्या कहा, आइए इस पर जानते हैं। टिप्पणी, किसी खास राजनीतिक दल या नेता के लिए नहीं थी, बल्कि उन बुद्धिजीवियों, अकादमिक जगत, मीडिया और सोशल सोसाइटी के उन हिस्सों के लिए थी जो सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों, सरकार की नीतियों और संस्थाओं की आलोचना करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी नेता को सीधे दिमागी नक्सल नहीं कहा, बल्कि यह टिप्पणी माओवादी मानसिकता रखने वालों के मानसिक रूप से थी। यानी कि सरकार की तरफ से एक मंत्री का बयान आया कि किसी विपक्षी नेताओं को नहीं कहा गया। यानी कि इतना तो तय है कि किसी विपक्ष के नेताओं को, जो कि पॉलिटिकल लीडर है, जो कि राजनीतिक दल में है भारत की, या अपने राज्य की राजनीति करता है, उसे नहीं कहा गया। किसे कहा गया? सरकार की नीतियों को जो और संस्थाओं की आलोचना करती। सरकार ने कोई नीति बनाया, कोई कानून बनाया, तो उसका अंधाधुंध आलोचना करने लगा, तो उसे कहा गया। फिर आगे है, और सुरक्षा बलों, जब भी सिक्योरिटी फोर्स, भारत की पुलिस फोर्स या आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स जो भी कुछ एक्शन करता है, या उससे जो भी एक्शन होता है, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है। जैसे कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, हमें इसका सबूत चाहिए। अन्य सेना ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बोल दिया कि हाँ भाई, हमने
पाकिस्तान के अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर जाकर हमने स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया मानो, तो कुछ विपक्षी नेता नहीं मानता है, तो क्या उसे दिमागी नक्सली का नहीं कहा जाएगा? क्या सरकार, क्या सेना कोई छोटा मोटा चीज़ होता है? सेना देश की सेना, देश का धड़कन होता है, देश का जान प्राण होता है, देश का संपत्ति होता है। जब वो कुछ बोल रहा है तो मानने में क्या दिक्कत है? आखिर जब बोला कि हमने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो मानना चाहिए, नहीं मानता तो उसे क्या दिमागी नक्सली नहीं कहा जाएगा? फिर आगे विपक्ष क्या कर रहा है, आइए विपक्ष की बात सुनते हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को अपने ऊपर असहमति की आवाज़ उठाने वाले नागरिकों पर सीधा हमला माना। कांग्रेस पार्टी मतलब कि अपने ऊपर असहमति की आवाज़ उठाने वालों पर, मतलब कि कांग्रेस पार्टी को कहना है कि हम सरकार से असहमत हैं, तो वो हमें दिमागी नक्सली कर रहा है। ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष मतलब अभी भारत का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। इसके बाद तो बहुत सारी अन्य पार्टियां, अदर पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम सरकार से असहमत है, किसी नीति से असहमत है। हाँ, ये लोकतंत्र, ये संविधान है, हम सरकार का नीति से असहमत हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम देश के विरोधी हैं। हाँ, हम वर्तमान सरकार की नीति के विरोधी हो सकते हैं, देश का विरोधी नहीं हो सकते, ये विपक्ष का कहना है। फिर आगे है विश्लेषकों तटस्थ पर्यवेक्षकों की व्याख्या, यानी कि जो विश्लेषक है, जो पत्रकार है, वो क्या कहता है, ये उसकी बात करते हैं। कई पत्रकारों और विश्लेषकों ने इसे अर्बन नक्सल अवधारणा का ही विस्तार माना, जिसका इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों से सरकार, आलोचकों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के उन हिस्सों के लिए किया जाता रहा है जो राज्य की नीतियों, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों सरकार, आलोचकों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के उन हिस्सों के लिए किया जाता रहा है जो राज्य की नीतियों, विशेष रूप से सुरक्षा और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। इन विश्लेषकों का कहना है कि चूंकि कोई ठोस परिभाषा नाम नहीं दिया गया, यह सब जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया ताकि इसका इस्तेमाल व्यापक और लचीले ढंग से ज़रूरत के अनुसार अलग अलग आलोचकों के लिए किया जा सके। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये शब्द को एक रहस्य के तरीक़ा से रखा गया है, इसका परिभाषा भी खुलकर नहीं बताया गया, ताकि सभी एक्सपर्ट, सभी पत्रकार, सभी लोग अपने अपने स्तर से इसका व्याख्या निकालें, सब लोग अपने अपने काम में लग जाए कि आखिर दिमागी नक्सल का परिभाषा क्या है। और जो दिमागी नक्सल होगा उसे तो चोट ज़रूर लगेगा। अर्बन नक्सल शब्द भारत में करीब 2018 के बाद से राजनीतिक चर्चा में प्रमुखता से आया, जब कुछ शहरी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों पर नक्सलवादी विचारधारा से जुड़ाव के आरोप लगे। हालांकि जब संसद में इस शब्द का आधिकारिक परिभाषा पूछी गई तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि अर्बन नक्सल जैसी कोई कानूनी आधारिक श्रेणी अस्तित्व में नहीं है, यानी कि अर्बन नक्सल का परिभाषा उस समय नहीं बताया गया था भारत की संसद के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो क्या अभी दिमागी नक्सली के अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो क्या इसका भी परिभाषा आएगा? इसका भी परिभाषा नहीं आएगा। सब लोग इसको अपने अपने से परिभाषा निकालेगा। ठीक है दोस्तों, ये दिमागी नक्सल के ऊपर में